नमस्कार। 4:40 खबर में मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। 4 बजे की टॉप 4 स्टोरीज जो हैं वो पहले आपको बता दें। इसमें आज हम बात करेंगे देश और दुनिया की 4 बड़ी खबरों की। 4 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कोलकाता में अमित शाह की रैली की। आज कोलकाता रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर ताबड़तोड़ हमला किया है। अमित शाह ने नागरिकता कानून पर कैसे ममता बनर्जी को घेरा है, इसके बारे में तफसील से आपको बताएंगे। दिन की दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से, जो दंगों से जुड़ी हुई है। दिल्ली में दंगे तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन इसके निशान अभी भी बाकी हैं। और दिन की तीसरी बड़ी खबर दंगों के आरोपी पूर्व आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन से जुड़ी है। दिल्ली दंगों के बीते दिन अब 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ताहिर को पुलिस अभी भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। चौथी बड़ी खबर अमेरिका से है, जहां आज कोरोना वायरस की वजह से पहली मौत का मामला सामने आया है। कोरोना वायरस से जुड़ी इस मौत के बाद सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर अमेरिका में कोरोना वायरस पहुंचा तो पहुंचा कैसे। तो इन 4 अहम खबरों को हम तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले टॉप 20 स्टोरीज से रूबरू होते हैं फटाफट अंदाज में। सह प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली। कोलकाता रैली में नागरिकता कानून पर बोले अमित शाह, नागरिकता देने से नहीं रोक सकती है ममता, कागज देने के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। कोलकाता रैली में ममता बनर्जी पर बरसे अमित शाह, कहा बंगाल से खत्म होगा सिंडिकेट राज का खात्मा। राम मंदिर की राह में ममता रोड़े अटका रही थी। दिल्ली हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 43 हुई। आज नाली से एक और शव बरामद हुआ है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए इसे भेज दिया है। दिल्ली दंगों पर गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी का बड़ा बयान, कहा साजिश के एंगल से भी दंगों की जांच कराई जाएगी, सच सामने आएगा। दिल्ली के दंगाग्रस्त इलाकों में पीड़ितों से मिलने पहुंचे आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, कहा मुआवजा नहीं, लोगों का विश्वास जीतना जरूरी है। दिल्ली दंगों पर सियासत जारी है। ओवैसी ने कहा कि दंगों पर पीएम मोदी चुप क्यों है। अनुराग ठाकुर बोले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की तलाश में छापेमारी, 1 हफ्ते से फरार है ताहिर। ताहिर पर आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या का भी आरोप है। शाहीन बाग में भीड़ जुटने की आशंका के बीच सुरक्षा व्यवस्था चुस्त। शाहीन बाग में 144 धारा लगी है। हर आने जाने वाले पर पैनी नजर। अयोध्या में नृपेंद्र मिश्र ने श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों के साथ बैठक की है। श्री राम को दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने के लिए जगह का चयन हुआ। पटना में जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में नीतीश कुमार ने कहा बिहार में अपराध का ग्राफ गिरा है, हर वर्ग और जाति के लिए हमारी सरकार मौजूद है। पाकिस्तान को अमित शाह की चेतावनी, कोलकाता में कहा कि अमेरिका और इजराइल की तरह घर में घुसकर मारता है नया हिंदुस्तान। अफगानिस्तान में अमेरिका तालिबान के बीच शांति समझौता, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कुछ गड़बड़ हुई तो वापस आएंगे। होली से पहले आम जनता को बड़ा तोहफा, 43 रुपए तक सस्ता हुआ गैर सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर। लखनऊ के गाजीपुर इलाके की इमारत में भीषण आग, लपटों ने कई दुकानों को अपनी चपेट में लिया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इसी इमारत में मौजूद है एसीपी का दफ्तर भी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में कोयले से लदी 2 मालगाड़ियों की टक्कर हुई। हादसे में 2 लोको पायलट सहित 3 लोगों की मौत। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बेखौफ बदमाश सुबह 8 बजे घर में घुसकर लाखों की लूट की। शादी का कार्ड देने के बहाने घर में दाखिल हुए थे लुटेरे। राजस्थान के भरतपुर में किसानों पर आसमानी आफत, ओले पोले पड़ने से फसल तबाह हुई। मुआवजे के लिए किसानों का प्रदर्शन। उत्तराखंड के पहाड़ों पर फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। चमोली से लेकर उत्तरकाशी तक निचले इलाकों में बारिश, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। कोरोना वायरस से अमेरिका में पहली मौत, वॉशिंगटन में 50 साल के शख्स की जान गई है। चीन में 3000 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है। दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन बैकफुट पर आई टीम इंडिया। दूसरी पारी में महज 90 रन पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौटे। न्यूजीलैंड पर 97 रन की मामूली बढ़त। बुलेटिन में अब बात करते हैं दिल्ली हिंसा की। हिंसा के 5 दिन बाद भी शव मिलने का सिलसिला जारी है। आज दिल्ली के गोकुलपुरी में एक और शव बरामद हुआ है। गोकुलपुरी में नाले से शव बरामद किया गया है। हालांकि अभी तक ये शिनाख्त नहीं हो पाई है कि ये शख्स कौन है जिसका शव बरामद हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले इसी तरीके से नाले से एक और शव बरामद किया गया था। वहीं दूसरा शव भी इसी तरीके से नाले से बरामद किया गया है, जिसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर और ऐसे कितने शव बरामद होने हैं। हालांकि इस शख्स की पहचान नहीं हो पाई है, ये कहाँ का रहने वाला है, ये तमाम सवाल अभी भी बरकरार हैं। लेकिन शव मिलने के बाद पूरे इलाके में किस तरीके से अफरा तफरी का आलम रहा,
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोकुलपुरी नाले से एक डेड बॉडी बरामद हुई है। निकालने के बाद पुलिस प्रशासन बॉडी को यहां से हटा रही है, यानी पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। आज ये तीसरी बॉडी है। 2 इसके पहले शिवपुरी में बरामद हुई थी, नाले से ही ये तीसरी है। और नाले से काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस के लोगों ने इसे निकाला है और निकाल करके हॉस्पिटल ले जा रहे हैं ताकि पोस्टमार्टम कराई जा सके। ये किसकी बॉडी है, कहाँ से आई, कैसे मौत हुई, इसके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं है। और यही इलाका है जिधर बहुत ही भीषण ढंग से दंगा हुआ था और ये पूरा दंगा प्रभावित इलाका है। पूरे इलाके में इस बॉडी को मिलने से सनसनी फैल गई है। तमाशाबीन बहुत ज़्यादा हैं। लोगों में इस बात को उत्सुकता है कि आखिर ये बॉडी कहाँ से आई, क्योंकि यहाँ आसपास के लोग बता रहे हैं कि यहाँ कभी किसी को उन्होंने नहीं देखा। तो फिर ये इसका मतलब ये निकलता है कि बॉडी कहीं पीछे से नाले में बहती हुई आई है। कुल मिलाकर कहें तो तीसरी बॉडी आज बरामद हुई है और इसको लेकर के लोगों में गम और गुस्सा दोनों देखने को मिल रहा है कि आखिर नाले में ये बॉडी आई कहां से। अब फिलहाल इसी ट्रक में इसको रख के पुलिस के लोग यहां से ले जा रहे हैं और इसे पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। बाद में देखते हैं कि शिनाख्त अगर होता है तो शिनाख्त होने के बाद ही मालूम चलेगा कि इंसान कौन था, कैसे इसकी हत्या हुई, यहाँ गोकुलपुरी के नाले तक इसकी बॉडी कैसे पहुँची। ये सब कुछ एक पुलिस कार्रवाई के बाद ही सामने आ पाएगी। जब शिनाख्त हो जाएगा तभी पूरी जानकारी आ पाएगी। फिलहाल 3 बॉडी आज मिल चुके हैं इस नाले से। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ विकास चंद्र, न्यू नेशन, दिल्ली। राहत की बात यह है कि राजधानी दिल्ली में आज सब कुछ ठीक ठाक है, शांति चल रही है। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटती नजर आती है। दुकानें भी खुल रही हैं। लोग पहले की तरह अब काम पर वापस भी लौटने लगे हैं। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। हालांकि एहतियात के तौर पर अर्धसैनिक बल अभी भी तैनात है, जो आपको भी नजर आएगा कहीं कहीं। 1 महीने तक धारा 144 लागू कर दी गई है। नफरत फैलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर होगी, चाहे वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, चाहे लोगों से मिलने के बाद इस तरीके की बातें करते देखे या सुने जाएं। उधर आज दंगा पीड़ितों से मिलने के लिए आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर भी पहुंचे थे। दंगों से जुड़ी साजिशें और उससे जुड़े सबूत देखने को इसी दरमियान मिल रहे हैं। वहीं न्यूज नेशन संवाददाता राहुल डबास ने श्री श्री रविशंकर से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि हिंसा प्रभावित लोगों की मदद करेंगे और क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको दिखाते हैं। श्री श्री रविशंकर जी हमारे साथ बात करने के लिए है। सर, आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे भाईचारे का सद्भावना? भाईचारा का ही संदेश देते हैं, भाईचारा की संदेश दे रहे हैं। अभी तो आप जिन लोगों से बात हुई उन्होंने क्या कहा, किस तरह से अपनी पीड़ा? बहुत पीड़ा है, ट्रॉमा है। मैं बात करते पहले लोगों से बात करने से। सर, कुछ मदद की जाएगी कि आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी मदद। चलिए, मदद की जाएगी, मदद का भरोसा दिया गया है। भाईचारे का संदेश देते हुए श्री श्री रविशंकर उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां जहां पर हिंसा हुई थी, भले ही वो हिंदू परिवार हो या मुस्लिम परिवार हो। लेकिन पीड़ितों से मुलाकात करके और ये भी कहा गया है कि आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से जितना संभव होगा उतनी सहायता पहुंचाई जाएगी, की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, दिल्ली। कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, लेकिन दिल्ली में जब दंगे हुए तो उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि कैसे पढ़ेगा इंडिया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ऐसे कई स्कूल हैं जिन्हें उपद्रवियों ने निशाने पर लिया, आग के हवाले कर दिया। वहाँ सब कुछ जो कुछ रखा था जल चुका है। हमारे सहयोगी ने एक ऐसे ही स्कूल की रिपोर्ट दिखी है, आप भी देखिए। जहां देश की उम्मीद और भविष्य संवारा जाता था, वहां तालिबानी सोच के निशान बिखरे पड़े हैं। जहां नौनिहालों के भविष्य पर हमला किया गया, जिन उपद्रवियों ने शिक्षा के मंदिरों में आग लगा दी, स्कूलों को बर्बाद कर दिया, वो दंगाई तालिबानी ही तो हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में कितना भी विरोध या हिंसा की घटनाएं हुई, स्कूलों पर कभी इस तरह हमला नहीं किया गया। लेकिन दिल्ली में भड़की हिंसा में दंगाइयों ने स्कूलों को भी नहीं बख्शा। ज्ञान के मंदिर में दंगे और आगजनी की कालिख पोत दी गई। तस्वीरें दिल्ली के ब्रिजपुरी के एक स्कूल की हैं, जहां उन्मादी भीड़ ने स्कूल के अंदर घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। कहीं लाइब्रेरी में आग लगा दी तो किसी क्लासरूम में दंगाइयों ने तोड़ दिया ब्लैक बोर्ड। 90 के दशक में कहा जाता था स्कूल चले हम, और ये भी कहा जाता था कि इस ब्लैक बोर्ड में
जो भले ही इसका रंग काला हो लेकिन इससे उज्जवल भविष्य के रास्ते गुजरते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा क्लासरूम दंगों की भेंट चढ़ चुका है और काला हो चुका है। आप देखिए कि कितनी ज़्यादा भीषण यहाँ पर आग जली हुई होगी कि पंखे क्योंकि लोहे के थे, पंखे तक का लोहा मुड़ चुका है और सारा फर्नीचर यहाँ पर जहाँ पे बच्चे बैठते थे वो जलकर खाक हो चुका है। ब्रिजपुरी के इस स्कूल में ओपन की भी क्लासेस चलती थी। हिंसा की आग में परीक्षाएं तो रद्द हुई ही, इनके फॉर्म, रिपोर्ट कार्ड और दूसरे जरूरी कागजात भी जलकर खाक हो गए और इन्हें अपना भविष्य अब अंधकार में नजर आ रहा है। सर फाइल भी मैंने कंप्लीट कर दी थी, फाइल जमा करी, फाइल पता नहीं कहाँ गई। 3 फाइल जमा करी थी मैंने, अब 2-3 लाइन थे वो सर से पूछने आया था। सर बहुत गुस्सा आया था, स्टूडेंट का क्या कसूर है इसमें। सर वो आ गए 1 मिनट में, स्कूल की सारी यादें ख़त्म कर दी और हम तो नर्सरी क्लास से 8th क्लास में आ चुके हैं। सर नर्सरी क्लास से पढ़े हुए हैं, तो स्टूडेंट का क्या कसूर था। इतनी सारी फाइलें बनाई थी हमने, बहुत ज़्यादा। सर अब सारी ख़त्म हो चुकी है, पता नहीं अब हमारा फ्यूचर क्या होगा। पूरे साल मेहनत करी थी एग्ज़ाम के लिए। जानकारी के मुताबिक ब्रिजपुरी के इस स्कूल में 1000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। उस दिन स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए छात्र और शिक्षकों की जान तो बच गई, नहीं तो दंगाइयों की भीड़ ने ऐसा कहर बरपाया कि स्कूल में कुछ भी नहीं बख्शा। दंगाइयों ने क्लासरूम की डेस्क तोड़ दी, कैमरे तोड़ दिए, कागजात को आग के हवाले कर दिया। यही नहीं, उन्होंने स्कूल के अंदर खड़ी बसों को भी जला दिया और उनके डीजल टैंक में आग लगा दी। कई स्कूलों में आग लगाई है, तो ये तो बड़ा, मैं समझता हूँ उस दिन छुट्टी थी बच्चों की, अगर ये छुट्टी नहीं होती उस दिन तो बहुत बड़ा लंबा हादसा हो सकता था। तो ये गनीमत है कि जान माल का खतरा नहीं हुआ, लेकिन इससे स्कूल में बहुत बड़ा नुकसान, 2.5-3 करोड़ के अनुसार बसें जला दी, गाड़ी जला दी, सारा रिकॉर्ड जला दिया। मैं आज आप मेरे से कोई एक रफ कागज ही मांगेंगे, मैं वो भी नहीं दे पाऊंगा आपको। दिल्ली में अब हिंसा थम चुकी है, लेकिन तबाही के जो निशान सामने आ रहे हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि विरोध के नाम पर ये कैसी आग लगाई गई। नॉर्थ ईस्ट के हिंसा प्रभावित इलाकों में जिंदगी तो पटरी पर लौट रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि स्कूलों में आग लगाने वाले वो तालिबानी कौन थे? क्या पुलिस उन तक कभी पहुंच पाएगी? क्या बच्चों के गुनहगारों को सजा मिल पाएगी? दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन। वही आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं ताहिर हुसैन, जिन पर दिल्ली में हिंसा भड़काने के आरोप लगे। ताहिर पर हत्या का मामला भी दर्ज हुआ है, लेकिन 1 हफ्ते बाद भी ताहिर कहाँ है ये पता नहीं चल पाया है। राजधानी में दंगे भड़काने और बेगुनाहों के खून बहाने के पीछे किस तरीके से ताहिर का नाम सामने आया, धीरे धीरे उसके सारे सुराग भी सामने आने लगे हैं। दिल्ली के चांदबाग में IB जवान अंकित और 3 और लोगों की मौत के पीछे ताहिर का हाथ होने की बात कही जा रही है। तो हिंसा के जख्म लिए कई और शख्स ऐसे हैं जो ताहिर की साजिश का खुलासा कर रहे हैं। ये दर्द के निशान हैं, ये हिंसा के निशान हैं, ये निशान हैं राजधानी में रची गई उस साजिश के, जिसने दिल्ली में 42 लोगों की जान ले ली और सैकड़ों को कर दिया लहूलुहान। गले में गोली के ये जख्म ताहिर के साजिश और हिंसा में उसका हाथ होने की गवाही दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जिस पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ हत्या का केस दर्ज है, वो हिंसा के 1 हफ्ते बाद भी फरार है। ताहिर का तो अब तक कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन उसकी साजिशों, इंसानियत पर हमले के सबूत जरूर सामने आए हैं। 5 नंबर मंदिर के पास खड़ा था, सामने से गोलीबाजी हो रही थी, पत्थरबाजी भी हो रही थी, गोलीबाजी भी हो रही। बहुत ताहिर हुसैन की छत से गोली चली और कंफर्म करके कह रहा हूँ, ताहिर हुसैन की छत से गोली चली और मेरे गले में लग के आर पार हो गई। इस लड़के की ना किसी से दुश्मनी थी, ना किसी से बैर, लेकिन चांदबाग में उस रोज जब ये दुकान से लौट रहा था, दंगाइयों की उन्मादी भीड़ ने उसे भी निशाना बनाया। काफी देर तक इस शख्स को अंदाजा ही नहीं हुआ कि उसके गले में गोली लगी है। मैं वहाँ पे खड़ा था तो वहाँ पे मैंने देखा सामने से कुछ लोग आए, उधर से बहुत सारे लोग, उधर से मेरे को ऐसा लगा जैसे कुछ लगा है गले पे, मुझे ये नहीं पता पड़ा क्या लगा है। उसके बाद जब वहाँ आके देखा, मैंने हाथ लगा के देखा तो मेरा बहुत सारा ब्लड निकल रहा था गले से। थोड़ी देर बाद मुझे पता लगा, लोगों ने बताया कि तेरे गोली लगी हुई है। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था और अपनी जैसे तैसे जान बचा के इधर पीछे को आया तो कुछ लोगों ने मुझे हॉस्पिटल ले गए। वहाँ भी हॉस्पिटल है पास में ही, वहाँ पे ले जाके मेरा ट्रीटमेंट कराया, एक्सरे करा के मेरे गोली यहाँ से लगी और पीछे से निकल गई, आर पार हो गई। मतलब कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा ने सैकड़ों परिवारों को मातम में डुबो दिया। मोगा नगर के इस लड़के की जान तो बच गई,
लेकिन उस दिन के मंजर को याद कर पूरा परिवार अब भी खौफ में भर जाता है। उस पल को याद कर उनकी रूह कांप जाती है। वो अपने आप को खुशनसीब मानते हैं कि ताहिर के घर की छत से मौत बरसी, तब भी वो किसी तरह बचने में कामयाब रहे। और ताहिर हुसैन की बिल्डिंग से कम से कम 1000-2000 की संख्या में लोग वहाँ होंगे जो वहाँ से पेट्रोल बम फेंक रहे थे और है ना गोलियाँ चल रही थी, पत्थर फेंक रहे थे। लेकिन मैं फ़ोन पर संपर्क कर रहा था। हम ताहिर के घर से ईंट पत्थर और गुलेल जैसे हथियार बरामद किए गए हैं, जो साफ साफ बयां करते हैं कि किस तरह दिल्ली को जलाने की साजिश रची गई। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के घर से पत्थरबाजी हुई। ताहिर हुसैन के गुर्गों ने उत्पात मचाया। आईबी जवान अंकित शर्मा के परिवार वालों ने भी ताहिर हुसैन पर हत्या का आरोप लगाया है। ताहिर ने एक बार सफाई में वीडियो भी जारी किया, लेकिन इसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं, जो सवाल उठाता है कि क्या वाकई दिल्ली को हिंसा की आग में भड़काने के पीछे सबसे बड़ा हाथ ताहिर का ही था। दंगा हुआ, सब कुछ लोगों का, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका सब कुछ चला गया, जान भी चली गई, लेकिन जो लोग संयोग से बच गए, जिनकी जान नहीं गई, वो लोग अभी भी दहशत में जी रहे हैं और अपने घर के अंदर ही कैद हैं। शर्म आती है इस तरह की व्यवस्था और दंगाइयों के दावे पर। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ विकास चंद्र, न्यू नेशन, दिल्ली। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के गढ़ में आज गृह मंत्री अमित शाह जमकर गरजे हैं। कोलकाता में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता सरकार को सीएए को लेकर घेरा है। अमित शाह ने साफ साफ शब्दों में कहा कि किसी भी सूरत में सीएए वापस नहीं होगा। अमित शाह ने कहा कि चाहे कोई भी कितना भी विरोध कर ले, हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देकर रहेंगे। बंगाल में कागज के नाम पर लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। ममता सरकार को घुसपैठिए पसंद है। अमित शाह ने रैली में जय श्री राम के नारे भी लगवाए हैं। मैं कलकत्ता के सभी, बंगाल के सभी माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को कहने आया हूं, सीएए से आपकी नागरिकता कभी जाने वाली नहीं है। सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, ममता दीदी, ये मेरे नाम शूद्र और मतुआ परिवार के दलित भाइयों ने आपका क्या बिगाड़ा है, क्या बिगाड़ा है? हम उनको नागरिकता देना चाहते हैं। आप क्यों विरोध कर रही हो? क्यों आपको ये अपने नहीं लगते हैं? आपको घुसपैठिए ही अपने लगते हैं? आपको जो लगे वो लगे। मैं बताने आया हूं, 70 साल से जो शरणार्थी भाई यहां आए हैं, हम उनको नागरिकता देकर रहेंगे, उनको सम्मान देकर रहेंगे। ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी के विकास की यात्रा नहीं है, ये यात्रा बंगाल के विकास की यात्रा है। ये यात्रा बंगाल के गरीब के शोषण के खिलाफ संघर्ष की यात्रा है। ये यात्रा बंगाल के कानून और व्यवस्था को अच्छा बनाने की यात्रा है। ये यात्रा सिंडिकेट को समाप्त करने की यात्रा है। ये यात्रा टोलबाजी समाप्त करने की यात्रा है। ये यात्रा घुसपैठ समाप्त करने की यात्रा है। और ये यात्रा मेरे करोड़ों शरणार्थी भाइयों बहनों को नागरिकता देकर सम्मान देने की यात्रा है। ये यात्रा बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ समाप्त हो। मोदी जी ने अभी भव्य राम मंदिर बनाने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की घोषणा कर राम मंदिर को आगे बढ़ाने का काम किया। मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, जहां हिंसा के पहले का वीडियो सामने आया है। चाकू और धारदार हथियार के साथ कुछ बदमाश नजर आए हैं। दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। 24 फरवरी की रात का ये वीडियो है। 25 फरवरी को जबरदस्त हिंसा भड़की थी। यही वजह है कि सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं कि आखिर क्यों न समझा जाए कि किसी साजिश के तहत इस हिंसा को भड़काया गया है। आप ये देखिए, ये 24 की रात का वीडियो है, जहां हाथ में धारदार हथियार लिए कई युवक नजर आ रहे हैं। यानी ये पहले से ही तैयारियों के साथ यहां पर पहुंचे थे और 25 की सुबह
वो खौफनाक मंजर न सिर्फ देश की राजधानी के लोगों ने देखा, बल्कि पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा जब इंसानियत तार-तार हुई थी। तो क्या इसके पहले ही उसकी पूरी पटकथा लिखी जा चुकी थी? इस बीच केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। चंडीगढ़ में अनुराग ठाकुर ने कहा कि जीएसटी कलेक्शन का बढ़ना अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत हैं। सरकार ने खराब बैंकों की स्थिति को सुधारा है। सरकार $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा जरूर करेगी। सरकार ने खराब बैंकों की स्थिति को सुधारा है और आने वाले वक्त में इसका असर भी नजर आएगा। डिसिप्लिन क्या होता है मोदी सरकार ने दिखाया। इन्फ्लेशन जो 12% रहती थी यूपीए के टाइम पे 4% हम लेकर आए। महंगाई दर को कम किया है, औसतन 4% रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट कम किया। ये सारे इंडिकेटर्स, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दिखाते हैं कि भारत सही दिशा में चल रहा है। हम दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, हम दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और अगले 5 वर्ष में दुनिया की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनना हमारा लक्ष्य है। इंडस्ट्री, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स और बाकी सब टैक्स पेयर्स, इसके साथ इसलिए किया जाता है और ये हमारी सरकार ने शुरुआत की कि इससे संवाद से समस्याओं का समाधान हो सके। बात करते दुनिया की सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका की, जो कोरोना वायरस से कांपने लगा है। जी हाँ, अमेरिका में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई है। वॉशिंगटन में रहने वाले 50 साल के एक शख्स की कोरोना से मौत हो गई है। अमेरिका में कोरोना वायरस अभी तक फैला नहीं है, लेकिन इस मौत ने अमेरिका के लोगों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। आपको बता दें कि चीन में कोरोना वायरस से 3000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि कई हजार लोग हैं जो अभी भी इससे संक्रमित हैं। तो 4:40 खबर में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप लगातार न्यूज़ नेशन के साथ रहिए, क्योंकि खबरों का सफर यहाँ कभी नहीं थमता।